हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकारवाद, फंक्शनलिज्म। एक टॉपिक है हम लोगों का दोस्तों, यूजीपीजी के सिलेबस में ये रहता भी है अक्सर। तंत्र विश्लेषण अक्सर इसका जिक्र होता है, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में भी इसका जिक्र होता है, सिस्टम एनालिसिस। तो सिस्टम एनालिसिस को समझने के लिए हम लोगों को उसके पहले प्रकारवाद को समझना ज़रूरी है। तो इसीलिए मुझे लगा कि एक छोटा सा लेक्चर होना चाहिए जिसमें हम लोग प्रकारवाद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ लें। यद्यपि इसका मैटर बुक्स में आपको आसानी से मिल जाएगा, हिंदी में, इंग्लिश में भी मिल जाता है, लेकिन इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझने में थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जल्दी इसका कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स का नहीं क्लियर हो पाता, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सोशियोलॉजी से जुड़ी हुई अवधारणा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सोशियोलॉजी में है। और चूँकि मैंने सोशियोलॉजी भी पढ़ी हुई है, तो इसलिए मुझे याद है कि हम लोग जब सोशियोलॉजी में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में थे तो उस समय ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में शामिल था, प्रकारवाद। मर्टन ने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया हुआ है। R.K. मर्टन एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि बेसिकली क्या प्रकारवाद का मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट तो सोशियोलॉजी में आया प्रकारवाद का, उसके बाद ये जियोग्राफी में कैसे यूज़ होने लगा इस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रकारवाद, मर्टन, अगर आप मर्टन की डेफिनेशन यहाँ पे देखें तो मर्टन कहते हैं, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट किंग मर्टन, और आपको जब आप इस पे आंसर लिखें तो इनका नाम आपको ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा। प्रकार वे अवलोकित परिणाम हैं जो सामाजिक व्यवस्था या अनुकूलन को बढ़ाते हैं। इनकी बुक का नाम था सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब प्रकार जो मैंने पढ़ा है सोशियोलॉजी में कि प्रकार वे कार्य होते हैं जो समाज के लिए अच्छे होते हैं, सामाजिक व्यवस्था जिनसे बनी रहती है। इसके विपरीत दुष्प्रकार होते हैं। दुष्प्रकार ऐसे होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को भंग करने का काम करते हैं, वो दुष्प्रकार होते हैं। लेकिन प्रकार वे होते हैं, प्रकार्य मतलब अच्छे कार्य, जिनसे सामाजिक व्यवस्था, सोशल जो कह सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जो सोशल स्ट्रक्चर है वो अच्छे से काम करता रहे, जो सामाजिक व्यवस्था है वो अच्छे से चलती रहे, यही प्रकार का मतलब है। और ऐसा तभी होगा जब समाज के जितने भी अंग हैं सभी अपना अपना काम करेंगे। समाज में जितने भी अलग अलग सभी लोग हैं, कोई टीचर है, कोई अलग, सभी, सबका अपना अपना काम है, सभी लोग अपना अपना काम ईमानदारी से करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वो बनी रहेगी। ये बिल्कुल समझने वाली बात है, क्योंकि समाज एक तंत्र के रूप में होता है और इसके विभिन्न अंग होते हैं जो अपना योगदान देते हुए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। क्योंकि समाज में व्यवस्था तभी संभव है जब समाज के सभी तत्व, जितने भी इकाइयाँ हैं, अपना अपना योगदान देकर इस व्यवस्था को बनाए रखते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप भी समाज के ही एक अंग हैं, तो आप क्या योगदान दे सकते हैं? आप कोई बहुत बड़ा काम तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं। इस समय कोई आप जॉब तो कर नहीं रहे हैं कि आप अगर किसी क्षेत्र में अधिकारी हैं तो आप वहाँ पे अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बात है कि सभी लोग अपना काम अच्छे से करें, ईमानदारी से करें। आपका काम है पढ़ाई करना, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए। तो आप अगर अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, समय अपना वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सहयोग दे रहे हैं। भले ही डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका प्रकारवाद। ठीक है, समाज शास्त्र में हम लोग यही पढ़ते हैं। अगर समाज शास्त्र आप में से किसी ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्रकारवाद मतलब प्रकार वास्तव में एक सामाजिक अवधारणा है जिसमें यह बताया जाता है कि ऐसे कार्य हम करें जिससे सामाजिक व्यवस्था हमारी बनी रहे, जो कि हम लोग ऑलरेडी, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब इसका थोड़ा सा अगर हम इतिहास देखें तो एक विद्वान का नाम आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, इमाइल दुर्खीम। तो इमाइल दुर्खीम को प्रकारवाद का प्रवर्तक माना जाता है, और प्रकारवाद को आगे बढ़ाने में कई विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें हमको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये एक सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है।
तो अगर कोई सोशियोलॉजी में लिखेगा तब तो वो बहुत डिटेल में लिखेगा। हम लोगों ने खुद ही प्रकार्य, प्रकट, इसके भी टाइप्स होते हैं, प्रकट प्रकार्य, अप्रकट प्रकार्य, दुष्प्रकार्य, अलग अलग तरह से बहुत होता है, लेकिन उतना हमें डिटेल में नहीं जाना है, हम लोग को ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है। तो इसमें जो कुछ विद्वान हैं जैसे मैलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, टालकाट पार्सन्स, रॉबर्ट किंग मर्टन, जिनका नाम अभी हम लोगों ने देखा था, इन विद्वानों, जितने विद्वानों के नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दुर्खीम को भी ऐड कर लेते हैं, इन सभी विद्वानों के नाम आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं विद्वानों ने प्रकार्य के क्षेत्र में काम किया, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है हमारे इमाइल दुर्खीम महोदय और रॉबर्ट किंग मर्टन, R.K. मर्टन, ये दो लोग, और बाकी लोगों के नाम भी आप याद कर लीजिएगा। तो यही इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, मतलब थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में कि इन विद्वानों ने इस क्षेत्र में काम किया हुआ है, तो ज़्यादा इसमें नहीं बताना है। अब हम लोग सीधे अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो मेन ज़रूरी चीज़ है, जियोग्राफी में इसकी शुरुआत क्या है, कैसे हुई, और जियोग्राफी में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। प्रकार्यवाद जो फंक्शनलिज्म है दोस्तों, वो 1950 के दशक में जब मात्रात्मक क्रांति भूगोल में आई, 1950 के दशक के बाद से, स्पेशली जो 1960 वाला दशक था, हम लोग ऑलरेडी मात्रात्मक क्रांति पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो जब मात्रात्मक क्रांति आ गई, भूगोल में गणित, सांख्यिकी और ज्यामिति का यूज़ होने लगा, भूगोल में मॉडल्स बनने लगे, वहीं से भूगोल में तंत्र विश्लेषण का महत्व बढ़ा। ठीक है, तंत्र विश्लेषण, और ये जो प्रकार्यवाद है ये तंत्र विश्लेषण का ही आधार है। तंत्र विश्लेषण को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम एनालिसिस। तो ये जो अभी हम जितनी भी चीज़ें पढ़े प्रकार्यवाद, ये तंत्र विश्लेषण का आधार है, क्योंकि प्रकार्यवाद में अब आप यहीं पे मेन कॉन्सेप्ट समझिए क्यों आधार है। तंत्र विश्लेषण में हम क्या बात करते हैं, तंत्र विश्लेषण में मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं आपका मोबाइल फ़ोन, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे पार्ट्स होंगे, या आप अगर कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे पार्ट्स होंगे छोटे छोटे, या आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। अगर कोई इम्पोर्टेंट पार्ट या कोई भी पार्ट अगर ख़राब हो जाता है तो पूरा जो सभी पार्ट्स मिलके उसको चला रहे हैं, तो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। एक भी ख़राब होगा तो आपका जो भी लैपटॉप है, जो भी आपका गैजेट है, वो प्रभावित हो जाएगा। और अगर सभी अच्छे से काम करेंगे तो वो अच्छे से चलता रहेगा। गाड़ी में इंजन है, अब गाड़ी पूरा एक तंत्र है। जैसे अगर आप कोई कार देखें तो कार क्या है, कार एक पूरा तंत्र है। अब इस तंत्र के बहुत सारे अंग हैं, पहिया भी है, एसी भी है, इंजन भी है, और आपका हेडलाइट भी है, बहुत सारी चीज़ें, स्टीयरिंग है, गियर बॉक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उस छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो तंत्र का कॉन्सेप्ट है ये बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे पूरी अगर हम एक कार ले लें तो कार एक तंत्र है, क्योंकि कार में बहुत सारे अंग हैं। अगर पहिया अच्छे से काम ना करे तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। इसी तरीके से अगर हम केवल पहिया को ले लें तो पहिया अपने आप में एक तंत्र है, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसी तरह कोई तंत्र का जो कॉन्सेप्ट, मैं आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट कितना विशाल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जैसे अब गाड़ी का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो गाड़ी तंत्र है, इंजन उसका एक पार्ट है। लेकिन अगर हम इंजन को एक तंत्र मान लें तो इंजन के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, वो उसके अंग होंगे। तो जब ये सभी अच्छे से काम करेंगे तो गाड़ी चलेगी, तो गाड़ी एक सिस्टम हो गया। ठीक इसी तरीके से जैसे हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं नगरीय तंत्र, तो नगर का उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे एक रिलेशन हमें देखने को मिलता है, एक संबंध होता है। गांव वाले एरियाज़ हैं, ग्रामीण एरियाज़ हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो उनमें और उन्हीं के पास में जो नगरीय क्षेत्र है आपस में एक रिलेशन होता है कि ग्रामीण क्षेत्र से शाक सब्जी जो भी चीज़ें वो पहुंचेंगी वहाँ पे, दूध दही इत्यादि। और नगरीय क्षेत्र क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गांव के लोग वहाँ पे काम करेंगे। तो कहीं कहीं जो नगरीय क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र पर डिपेंड है, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वो नगरीय क्षेत्र पर डिपेंड है। नगरीय क्षेत्र ये नहीं कह सकता कि हम सब कुछ अपने से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की भी आवश्यकता पड़ती है नगर को, और नगर की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र को पड़ती है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जितने भी अंग हैं उनको एक दूसरे की आवश्यकता होती है,
और इसी से पूरी प्रक्रिया से एक तंत्र का निर्माण होता है। यही होता है तंत्र। जैसे अब आपका मान लीजिए आप किसी विश्वविद्यालय में छात्र हैं, तो आपका जो डिपार्टमेंट है, जितने भी आपके डिपार्टमेंट में आपके एक तो मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, फिर एसोसिएट प्रोफेसर्स होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, जो गेस्ट फैकल्टी के प्रोफेसर्स होते हैं, गेस्ट फैकल्टी के जो टीचर्स होते हैं वो लोग होंगे, फिर कुछ क्लर्क्स होंगे। तो इन सभी लोगों को मिला के एक सिस्टम बन रहा है। सभी लोग, अगर स्टूडेंट्स भी होंगे, स्टूडेंट्स भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं वहाँ पे। अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो कौन किसे क्या पढ़ाएगा। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रोफेसर्स, क्लर्क्स, स्टूडेंट्स, ये सभी एक सिस्टम के अंग हैं और इन सबको मिला के एक सिस्टम बन रहा है जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट। अगर ये सभी अंग अच्छे से अपना काम करेंगे तो डिपार्टमेंट अच्छे से चलेगा। कोई भी अगर अपना काम, क्लर्क कोई अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो डिपार्टमेंट उससे प्रभावित होगा। कोई टीचर अच्छे से अपना काम नहीं करेगा तो डिपार्टमेंट प्रभावित होगा। या स्टूडेंट्स ही अगर आना बंद कर दें तो भी डिपार्टमेंट प्रभावित होगा। इतने ढेर सारी एग्जाम्पल हैं कि अगर आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से ध्यान से समझें तो आपका तंत्र का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब एक आखिरी एग्जाम्पल, बहुत ही ईजी, पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र में जैसे हमारे अंग हैं, सभी अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो बढ़िया सब कुछ चलेगा। अगर कहीं किसी भी अंग में कोई दिक्कत आ जाती है, अंदरूनी अंग में, तो उससे हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। तो इससे आपको जो एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि तंत्र का मतलब क्या होता है। तंत्र का मतलब ये होता है कि बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स क्या करें, एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उनमें आपस में अंतःक्रिया होती है और फिर पूरे सिस्टम का एक फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम एक समझ सकते हैं एक छोटे सा मॉडल बना के, जैसे जो आपके सामने स्क्रीन पे समय है। एलिमेंट्स नीड रिलेशन फॉर्मेशन ऑफ अ होल सिस्टम। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन के बहुत सारे एलिमेंट हो गए। अब सभी एलिमेंट एक दूसरे से, उनमें रिलेशन एक होगा और रिलेशन तभी होगा जब नीड होगी, ठीक है, और फिर फाइनली एक पूरे सिस्टम का फॉर्मेशन होगा जिसे हम मोबाइल फ़ोन कर रहे हैं, जिसे हम यूज कर रहे हैं। तो यही है तंत्र की अवधारणा, जो कि जियोग्राफी में इसकी बहुत सारी शाखाओं में इसका यूज़ होता है। भूआकृति विज्ञान में, ह्यूमन जियोग्राफी में, नगरीय भूगोल में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नगरीय तंत्र की अवधारणा हम लोग पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इससे अब आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये क्लियर हो रहा होगा कि तंत्र विश्लेषण तो हम लोगों ने समझ लिया। अब तंत्र विश्लेषण प्रकारवाद में जो बात बताई गई थी, कहीं ना कहीं उसी से मिलती जुलती बात इसमें बताई गई है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रकारवाद का कॉन्सेप्ट है, जो फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं तंत्र विश्लेषण का आधार है। तो हम लोग अभी तंत्र विश्लेषण का नहीं पढ़ रहे हैं, तंत्र विश्लेषण की थोड़ी सी बात आ गई। मेन तो हम लोग को प्रकारवाद को समझना था कि प्रकारवाद क्या है। वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया कि सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, समाज के बारे में बताया गया उसमें। फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट विद्वान इसमें हुए ये हम लोगों ने देख लिया। फिर भूगोल में प्रकारवाद का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप वहाँ पर बताएंगे कि भूगोल में प्रकारवाद का इंपॉर्टेंस यह है कि फंक्शनलिज्म के कारण ही भूगोल में सिस्टम एनालिसिस का समावेश हुआ, तंत्र विश्लेषण का समावेश हुआ। और तंत्र विश्लेषण के बारे में भी हम लोगों ने जो भी बातें की हैं वो सभी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। और खैर आगे भी हम लोग तंत्र विश्लेषण पर डिटेल में बात करेंगे। अब इसमें एक विद्वान का नाम और आता है, लुडविग वॉन बर्टालन्फी। लुडविग वॉन बर्टालन्फी, जिन्होंने तंत्र विश्लेषण को काफ़ी फेमस करने का काम किया। यही वो विद्वान थे जिन्होंने तंत्र विश्लेषण का कॉन्सेप्ट, मतलब वो एक प्रकारवाद से रिलेटेड है, तो वो कॉन्सेप्ट पहले इसको यूज किया जो हमारे जीव विज्ञानी लोग थे, उन लोगों ने, जो भी हम लोग पाचन तंत्र इत्यादि के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे। फिर लुडविग वॉन बर्टालन्फी को ये लगा कि ये जो कॉन्सेप्ट सिस्टम का, ये अदर अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी, अदर सब्जेक्ट्स में भी यूज़ हो सकता है, तो इसलिए इनको श्रेय जाता है इसका। और बाकी पीटर रैगेट और आर्चर शोल्ले ने भी इसमें कई बुक्स लिखी हैं, अपना योगदान दिया हुआ है। तो ये फ़िलहाल प्रकारवाद का ये अध्याय हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है।
और मेनली अभी जब हम लोग तंत्र विश्लेषण पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे बर्टालन्फी के बारे में, हैगेट-शोडले का क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, तो उसको लेके बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इतना हम लोग का मेन टारगेट आज प्रकार्यवाद था, तो वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसमें आप लिखेंगे कैसे, तो स्क्रीन पे हेडलाइंस हैं। सबसे पहले प्रकार्यवाद क्या है, प्रमुख विद्वान और कुछ इसका इतिहास, और फिर भूगोल में प्रकार्यवाद का क्या महत्व है। इतना सफिशिएंट है क्योंकि इस पे बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटे क्वेश्चन आएंगे। या आपने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए आप इन 3 हेडलाइन का यूज़ करके इन 3 हेडलाइंस की हेल्प लेके आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट तंत्र विश्लेषण है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो लंबा कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो प्रकार्यवाद है इसमें बस हम लोगों को इतना ही समझना था। और जितना भी मैटर इसमें बताया है, जो मैंने 3 हेडिंग आपको बताई है, वो 3 हेडिंग का मैटर इस पूरे वीडियो में आपको, अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। अब हम लोग आगे जो है अपने हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट के सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे, और जो भी इसमें चीज़ें भी बची हुई हैं, फ़िलहाल यूजीसी का पूरा सिलेबस हम लोग समाप्त कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन और भी जो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट अभी लग रही हैं तो मैं अभी और इसमें जो है टॉपिक्स लेके आता रहूँगा। फ़िलहाल इस अध्याय में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और अगर कोई प्रश्न हो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ भी सकते हैं। फ़िलहाल इस अध्याय में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।